हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी लंबा इंतजार, काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और उसके बाद डायरेक्ट जोयान के रूम पर आता है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड वे में जोयान को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, ये जूनियर आपको ग्रीट करता है। जोयान जैसे उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं तो जोयान सरप्राइज होते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, आप एल्केमिस्ट एसोसिएशन से कोई है? ये सुनकर वो पर्सन तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए जुआन से कहता है कि हाँ एल्डर, ये जूनियर एल्केमिस्ट एसोसिएशन से ही है। तभी जुआन उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जिसमें वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन जुआन की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर, हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के एल्डर आपसे मिलने के लिए आपको इनवाइट करना चाहते हैं। हालांकि जॉन इस चीज से सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि उस दिन गूली ने उसे वो जेट टोकन दिया था तो एक न एक दिन तो वो उसे मिलने के लिए जरूर बुलाएंगे। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में वो इतनी जल्दी जोयान को बुलाएगा। तभी जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वो अगर मुझे इनवाइट करना चाहते हैं तो फिर वो खुद क्यों नहीं आए। जोयान की वॉइस सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हेल्पलेस भी फील कर रहा था क्योंकि उसे कैसे पता होगा कि गोली आखिरकार यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मैसेंजर था जबकि दूसरे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन थे। वो उनसे पूछ भी नहीं सकता था। जोयान उसके इस तरीके के फेस इंप्रेशन देखकर समझ जाता है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं जल्दी वहाँ पहुँचूंगा। क्योंकि जोयान ने अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पे बेई की ही कोई स्ट्रेटजी रही होगी, वरना जोयान को बुलाने के लिए या इनवाइट करने के लिए कभी भी वो डू जून लेवल के वॉरियर को तो नहीं भेजते। इसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 ह्यूमन फिगर बैठी हुई थी और माहौल कुछ उदास भी था। यहाँ पे गूली और चीलिन कुछ एम्बेरस भी लग रहे थे। ये देखकर जोयान स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखता है और चाय के कप को उठाते हुए स्माइल करता है और कहता है, चेयरमैन गूली, आपने मुझे बुलाया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप आखिरकार किस मैटर में मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं? जोयान की बात को सुनकर गूली और चिलिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हैं। उन्हें पता था कि जोयान एक हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर और रैंक 2 का एम्परर एल्केमिस्ट है जिसे बिल्कुल भी किसी भी हालत या किसी भी कीमत में कम करके आंका नहीं जा सकता था। फिर भी आज उन्होंने जोयान को इनवाइट करने के लिए जिस वॉरियर को भेजा था वो वास्तव में केवल एक डू जून लेवल का ही वॉरियर था और यही एक रीजन था जिसके कारण वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे। आखिरकार काफी देर बाद चीलिन अपने सीट से खड़े होकर जोयान की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, जोयान भाई यान जियो, आप सच में काफी ज्यादा सॉफ्ट और पोलाइड हैं, वरना आपकी पोजीशन को देखते हुए भला हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ इतना है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर कई सारे मैटर हैं जिसके कारण मैं और चेयरमैन इन्हें छोड़कर बाहर नहीं आ सकते और इसीलिए हम दोनों आपको खुद इनवाइट करने के लिए नहीं आ पाए थे। इसीलिए हमने आपको किसी और को इनवाइट करने के लिए भेजा था। मुझे उम्मीद है कि भाई यानजियो इसे समझेंगे। गूली जो कि चिलिन के बगल में बैठे हुए थे वो भी काफी अजीब तरीके से स्माइल करते हुए अपना सिर हिला देते हैं। उनकी बात को सुनकर जियन कोल्ड स्माइल पास करते हुए कहता है कि अगर आपके पास अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर कोई काम था तो आप मुझे ये मत कहिए कि आपको अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर कोई डूसेंग लेवल का वॉरियर नहीं मिला जिसे आप मुझे इनवाइट करने के लिए भेज सकते थे। फिर भी आपने एक डू जून लेवल के वॉरियर को मुझे इनवाइट करने के लिए भेजा है। क्या ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए पहले ही काफी नहीं था? अगर आप मुझे कम करके देखते हैं तो मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। और इसके बाद जॉन तुरंत ही उठकर खड़ा होता है और बाहर गेट की तरफ चला जाता है। ये देखकर तो गूलिन और चिलिन के हाव भाव ही हरे हो जाते हैं और उनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। और इसके बाद वो काफी स्पीड के साथ जोयान के सामने जाते हैं और स्माइल करते हैं। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा कोल्ड वॉइस में बोलता है कि क्या तुम दोनों मुझे रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करना चाहते हो? जोयान के ये वर्ड सुनकर गूली और चिलिन तुरंत ही चौंक जाते हैं और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, भाई यानजियो, आपने गलत समझ लिया है। इस ओल्ड मैन की अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर ब्रदर यानजियो को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो बैठकर सुन सकते हैं कि ओल्ड मैं क्या कहना चाहता हूँ? गूली की बात को सुनकर जियोयान अंदर ही अंदर स्माइल करता है लेकिन फेस इंप्रेशन चेंज नहीं होते और इसके बाद मुड़कर वो वापस से अपनी सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर गूली और चिलिन राहत की सांस लेते हैं और इसके बाद अपनी अपनी सीट पर लौट जाते हैं। वो जियोयान को ऐसे देख रहे थे कि जैसे उन्हें डर हो कि जियोयान फिर से भाग जाएगा।
तभी जियोयान 2 बार खांसता है क्योंकि वो जिस तरीके से जियोयान को देख रहे थे तो जियोयान भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। जियोयान के खांसने के साथ ही गुली और चिलिन अपने आप को कंट्रोल करते हैं और इसके बाद एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल पास करते हुए जियोयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ब्रदर यान जियो, ऐसा नहीं है कि ओल्ड मैं आपको वीक समझता हूँ। भाई यानजियो की स्ट्रेंथ और पावर को देखते हुए साथ ही साथ उनकी एल्कीमी स्किल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो कि आपको वीक समझने की बेवकूफ़ी करेगा। हालांकि और इतना कहने के बाद गोली तुरंत ही रुक जाते हैं और इसके बाद इधर उधर ऐसे देखने लगते हैं कि जैसे उन्हें डर था कि ये वर्ड कोई और सुन ना ले। कुछ देर बाद ऐसे ही देखने के बाद जब उन्हें कंफर्म हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वो बोलना कंटिन्यू करते हैं, हालांकि जिस बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो हो सकता है कि बेई को पसंद ना आए क्योंकि वो हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के चीफ एल्केमिस्ट हैं और अगर मैं कहूँ कि एल्केमिस्ट पर और एल्केमिस्ट एसोसिएशन पर उनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल भी है और अगर मैं ओपनली आपको इनवाइट करता तो मुझे डर था कि हम उनसे टकरा जाते या उन्हें भी इस मैटर में शामिल करना पड़ता, इसीलिए मैंने केवल आपको चुपचाप ही इनवाइट करने के लिए सोचा था। गोली की बात को सुनकर जियोन काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों लोग आखिरकार चाहते क्या हैं। क्या ये दोनों लोग फोर्सफुली चीफ एल्केमिस्ट की रैंक से बेई को बाहर करना चाहते थे और जियोयान को चीफ एल्केमिस्ट बनाना चाहते थे। ये सुनकर जियोयान को अपने दिल में काफी ज्यादा नाराजगी फील होती है क्योंकि अपना जियोयान तो बाबा फकीर आदमी है, इसको घूमना फिरना पसंद रहता है, भला वो एक है चीफ एल्केमिस्ट की रैंक के लिए आखिरकार यहाँ पे क्यों रहेगा। हालांकि ये तो अपने जियोयान के दिल के थॉट थे, उसे नहीं पता था कि सामने वाले ये दोनों ओल्ड मैन क्या सोच रहे हैं। तभी गुली जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यानजियो, आपको पता होना चाहिए कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग बस स्टार्ट ही होने वाली है और इस बार की अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के अंदर काफी सारे पावरफुल लोग आने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार की जो ग्रैंड मीटिंग है उसने कई पावरफुल सेक्ट के डिसाइबल को भी अट्रैक्ट किया है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार की अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की होने वाली है। बेशक उन सभी लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि चैंपियन की रैंक को अचीव कर सकते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये स्थान प्राप्त करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। उसकी बात को सुनकर जियोयान एक बार फिर शॉक होता है क्योंकि गुली ने उसे जिस मामले के लिए बुलाया था वो एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग से संबंधित था। एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के बारे में जियोयान जैसे ही सोचता है तो बेई के अलावा जियोयान को एक और आदमी याद आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट था और वो था नानलिन सिटी का मोडी, जिनकी एल्केमी रैंक 2 रैंक पर थी और शायद यही रीजन था कि गुली ने जियोयान को ग्रैंड मीटिंग के लिए इनवाइट किया था और ये काफी ज्यादा नॉर्मल थॉट ही होना चाहिए। जियोयान ने अंदाजा लगा लिया था कि गुली चाहता है कि जियोयान एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करे। साथ ही साथ वो चाहता है कि जियोयान इस एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को जीतकर फर्स्ट रैंक को भी अचीव करे। इसके बाद जियोयान स्माइल करते हुए गुली की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैंने सही अंदाजा लगाया है तो प्रेसिडेंट गुली चाहते हैं कि मैं इस एल्केमिस्ट एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करूं और इसमें फर्स्ट रैंक को भी अचीव करूं, है ना। ये सुनकर तो गुली और चिलिन काफी ज्यादा शौक होते हैं कि जियोयान ने उनके दिल की बात को समझ लिया था और जियोयान ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, इसीलिए गुली जोर से अपना सिर हिला देते हैं। ये देखकर जियोयान स्माइल करते हुए कहता है, अगर प्रेसिडेंट गुली की इच्छा बस इतनी सी ही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं अभी अभी रैंक 2 के एल्केमिस्ट रैंक पर पहुंचा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अगर मेरे पास स्ट्रेंथ है तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दूंगा। और इतना कहने के बाद जियोयान खड़ा होता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। इस बार गुली और चिलिन ने भी जियोयान का रास्ता नहीं रोका था। हालांकि जियोयान रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अचानक गुली कुछ सोचकर जियोयान की तरफ देखते और चिल्लाते हैं, भाई यानजियो, मुझे उम्मीद है कि आप आज के मामले के बारे में बेई को कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा। ये सुनकर जियोयान स्माइल करते हुए कहता है कि आराम करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रेजेंट टाइम पे बेई काफी सारी चीजों को अपने दिल में पहले ही सोच चुके होंगे। और इतना कहने के बाद ही जियोयान वहां से अंतर ध्यान हो जाता है, जबकि गुली और चिलिन जियोयान की बात को सुनकर उसी जगह पर फ्रीज से हो गए थे। जब जियोयान एल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर निकला था उसी समय हमें बेई को दिखाया जाता है जो कि एक पिल रिफाइनिंग रूम के अंदर एक मेडिसिनल कोल्ड्रोन के सामने बैठा हुआ था और काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांप रहा था।
इस टाइम पे उसकी ओल्ड आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उनके सामने एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए देखता है जो कि काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में उनके सामने खड़ा था और उसका सिर भी पूरी तरीके से नीचे था। आखिरकार काफी देर तक गुस्सा रहने के बाद गोली अपने आप को बेई अपने आप को कंट्रोल करता है और इसके बाद उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार ओल्ड गोली इस समय जो यान को क्यों ढूंढ रहा था। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे यही क्वेश्चन जियो यान ने भी पूछा था, हालांकि उसे नहीं पता था और यही सेम क्वेश्चन बेई भी उससे पूछ रहा था। अगर इस टाइम पे उसे पता भी होता तो भी वो इतने प्रेशर के अंदर ये सब चीजें भूल जाता। हालांकि बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो ब्लैक कलर का पर्सन धीरे धीरे कांपती आवाज में कहता है, लॉर्ड वेई, ये जूनियर भी इस बात से अनजान है। ये सुनकर वेई काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं, क्या तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जानते? और इसके बाद वो अपने कुलड्रोन की तरफ देखता है जिसमें एक फ्लेम तैर रही होती है। वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन के साथ उसे फ्लेम बीस्ट में क्रिएट करती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और वाइल्ड दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो ब्लैक कलर का पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी बेई कहता है कि अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम इसके लिए रेडी हो। और इसके बाद बेई अपने हाथ से इशारा करता है जिसके बाद वो मैजिकल भी सीधे ही उस ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन की तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर तो उस पर्सन के हाव भाव ही ढीले हो जाते हैं और वो काफी रिस्पेक्टेड वे में कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि बेई उसकी बात को नहीं सुनता और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम गूली के काफी ज्यादा भरोसेमंद होने लायक हो, इसीलिए उसने तुम्हें इतना बड़ा मैटर दिया था, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया है और उसे चीट किया है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर तो उस ब्लैक कलर की ह्यूमन फिगर के काफी ज्यादा होश ही उड़ जाते हैं और वो काफी ज्यादा नाराजगी में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, और क्या तुम मुझे पिल के अंदर रिफाइन करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो ये एल्केमिस्ट रूल्स के उल्लंघन होंगे और तुम ऐसी चीजों को नहीं कर सकते हो। तुम किसी भी जिंदा चीज को पिल की तरह रिफाइन नहीं कर सकते हो। हालांकि वे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि उसने कुछ भी सुना ही ना हो और इसके बाद कोल्ड स्माइल करते हुए कहता है कि ये सही है, अगर ये खबर फैलती है तो लोग मुझे काफी बुरा भला कहेंगे और मैं डेफिनेटली इस एल्केमिस्ट एसोसिएशन में भी नहीं रह पाऊंगा। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पिल रिफाइनिंग रूम में सिर्फ हम दोनों ही हैं और अगर यहाँ कुछ भी होता है तो पिल रिफाइनिंग के टाइम पे एक कुलड्रोन का ब्लास्ट होना कोई नॉर्मल चीज नहीं है क्या? और इतना कहने के साथ ही वो फ्लेम का मैजिकल बीस्ट उस ब्लैक कलर के पर्सन को तुरंत ही स्वेलो कर लेता है और जिंदा ही निकल जाता है। यहाँ जियो यान अपने रूम पे लौटने के बाद वापस से बिस्तर पे गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। साथ ही साथ जियो यान को पता था कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग बस ऑर्गेनाइज होने ही वाली है और अगर जियो यान अपने पीक लेवल पर नहीं पहुंचा तो उस टाइम पे जियो यान को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सोचकर जियोयान तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और इसके बाद जियोयान की आंखों से अचानक एक साइन निकलती है जिसके बाद आसपास की जो जगह होती है तुरंत ही क्रैक हो जाती है, जिसके बाद स्पेस क्रैक होता है। इसके बाद जियोयान के एक ही थॉट के साथ उसके सामने ग्रीन गोल्डन कलर का एक कुलड्रोन अपेयर होता है जो कि 2 दर्जन फीट लंबा था और स्पेस में तैर रहा होता है। जियोयान उसे जमीन पे नहीं गिरने देता क्योंकि जियोयान को पता था कि अगर ये जमीन पर गिरा तो ये सराया मौके पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जियोयान ने जिस कुलड्रोन को बाहर अपेयर किया था वो था लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन, जिसे कि हेवनली कुलड्रोन रैंकिंग में 2nd रैंक पर रखा गया था। साथ ही साथ जियोयान ने इसे यान लुओ शहर से ही प्राप्त किया था। जियोयान ने जब इसे प्राप्त किया था तो वो लगभग इसके बारे में भूल ही चुका था क्योंकि इसके बाद वो स्विच सिटी में आया और चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई थी, इसीलिए जियोयान को इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। हालांकि अब जियोयान के पास लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन को देखने का अच्छे से टाइम था। जियोयान उस कुलड्रोन के आसपास के पैटर्न को देखता है जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक डिजाइन में बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया को ही इसमें क्रिएट कर दिया गया हो। हालांकि जियोयान काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से उस कढ़ाई को स्कैन करता है तो उसमें जियोयान को एक जगह पर क्रैक भी दिखाई देता है। जियोयान लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन के नुकसान को देखकर बेहद ज्यादा हैरान था क्योंकि जियोयान को पता था कि ये कितना ज्यादा पावरफुल और डिवाइन ऑब्जेक्ट है जिसे हेवनली कुलड्रोन रैंकिंग में भी 2nd रैंक पर रखा गया था। इसे इतनी आसानी से नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था। साथ ही साथ ये जिसे भी मिलता होगा उसे इसे काफी ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए था। तभी अचानक एक आवाज आती है, ये लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन है। छोटे साथी, तुम्हें काफी अच्छी चीजें मिली है जब मैं अपनी नींद में था। ये वॉइस गोयू की होती है जो कि जियोयानों के कानों में जाती है तो जियोयान
का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। हालांकि नॉर्मली देखने पर तो वो कुलड्रोन पूरी तरीके से ठीक लग रहा था, लेकिन जब उसे नजदीक से देखा गया तो कम से कम आधा हिस्सा क्रैक से भरा हुआ था। जोयान देख सकता था कि ये क्रैक पूरी एक पेड़ की तरह फैले हुए हैं। हालांकि जोयान जैसे ही उस क्रैक के ओरिजिन की तरफ देखता है तो वहां पे एक ब्लेड का निशान भी बना हुआ होता है। जोयान उस ब्लेड के निशान को देखता है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा शौक और सदमे में भी होता है, क्योंकि जोयान को पता था कि लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन को हेवनली सन ग्रीन गोल्ड के एक टुकड़े से बनाया गया था, और ये कुछ ऐसा था जिसका कंपैरिजन ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एल्डर से भी नहीं किया जा सकता था। जोयान को अब तक ये तो समझ में आ गया था कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इतने हैवीली इंजर्ड होने के बाद भी ये कुलड्रोन अब तक टूटा नहीं था। जोयान अपना हाथ बढ़ाकर उस ब्लेड के निशान को टच करता है तो उससे अत्यंत पावरफुल और वाइल्ड एनर्जी निकलकर सीधा ही जोयान के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जोयान का पूरा चेहरा तुरंत ही पीला पड़ जाता है। जोयान उस अटैक से तुरंत ही कुछ कदम तक पीछे चला जाता है और तुरंत ही जोयान के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। तभी अचानक गुयू की आवाज आती है कि एकमात्र ब्लेड का ऑरा मेरे सामने इतना दिखावा करने की हिम्मत करता है। अगर इस ब्लेड के निशान को चलाने वाला भी यहाँ पे हो जाता और अपनी बॉडी में होता तो भी मुझे लगता है कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो मुझे हरा सके। और इसके बाद गुयू की फिगर जोयान के पास अपेयर होती है, जिसके बाद वो अपना एक अटैक चार्ज करते हैं जो कि सीधा ही उस ब्लेड के निशान की तरफ अटैक करता है, जिससे वो ब्लेड का जो अटैक था वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद गुयू सीधे जोयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद जोयान को डांटते हुए वो कहते हैं, हालांकि इस ब्लेड की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, क्योंकि ये कई हजार साल से इस ब्लेड का निशान यहाँ पे बना हुआ है और इसने अपनी पावर को खो दिया है, लेकिन फिर भी आपके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इसको टच कर सके। अगर ओल्ड मैं यहाँ पे नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये पूरी एशियंट स्विच सिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाती। गुयू की बात को सुनकर जोयान एक दो बार खांसता है और उसका चेहरा काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। जोयान को पता था कि सच में ये अटैक पूरे ही एशियंट स्विच सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और जोयान चाहे तो अपनी सारी ही हेवनली फ्लेम्स को मिक्स करके अटैक को चार्ज क्यों ना करे, वो फिर भी इतना खतरनाक अटैक नहीं कर पाएगा। जबकि इतना छोटा सा ब्लेड का ऑरा इतना खतरनाक अटैक करने में कैपेबल था, ये सोचकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है। जोयान अपने दिल में थोड़ा सा लकी भी फील कर रहा था कि ओल्ड गू यहाँ पर मौजूद थे, नहीं तो जोयान को पता भी नहीं चलता कि उसकी डेथ कैसे हुई। अब तो जोयान और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया था उस एल्डर के बारे में जानने के लिए जिसने इस कुलड्रोन के ऊपर इस ब्लेड के निशान को छोड़ा था। जोयान ने अंदाजा लगा लिया था कि इतना पावरफुल ब्लेड अटैक और ऑरा जो कि 1000 साल में भी अपनी पावर को नहीं खो पाया था, जिस एल्डर ने भी छोड़ा होगा उसकी पावर कम से कम ग्रेट ओरिजिन किंग लेवल पर तो होगी ही। हालांकि जोयान को नहीं पता था कि इस लेवल का कोई वॉरियर इस कॉन्टिनेंट में अब एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन जोयान ने अंदाजा लगाया था कि ये लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन जिसके पास भी पहले रहा होगा वो भी काफी ज्यादा पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन रहा होगा। इसके बाद जोयान खांसते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से TN9 की रिकवरी पिल को निकालता है और उसे तुरंत ही स्वैलो कर लेता है, जिसके बाद जोयान की जो छोटी मोटी चोटें थी वो तुरंत ही रिकवर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी गुयू जोयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद धीमी आवाज में बोलते हुए कहते हैं, इसे ले लो, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सुनकर जोयान तुरंत ही शॉक होता है और इसके बाद गुयू की हाथ की तरफ देखता है तो उनकी हथेली में एक जेड क्रिस्टल होता है जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा होता है। हालांकि जोयान बस पूछने ही वाला था कि तभी गुयू बोलते हैं, तभी ओल्ड गू जोयान से कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, ये वही ब्लेड ऑरा है जिसे मैंने अभी अभी रिफाइन किया है, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक ब्लेड है जिसका यूज तुम करते हो, तो मुझे लगता है ये तुम्हें सीखने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और तुम इससे कुछ समझ पाओगे। गुयू की बात को सुनकर तो जोयान के दिल में उनकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गुयू के पास आमतौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और वो जोयान की हेल्प नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जोयान को अपनी पावर बढ़ानी थी और जब गुयू ने इस टाइम पे उनकी हेल्प की तो ये जोयान के हार्ट को टच कर गई थी उनकी बात। और जैसा कि हमें पता है कि जोयान एक एहसान का 10 गुना वापस लौटाता है, तो जोयान अपने दिल में कमिटमेंट करता है कि इन फ्यूचर अगर कभी भी गुयू को उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा। और इसके बाद जॉन काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ये जूनियर एल्डर गू को ग्रीट करता है और इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जोयान की ऐसी हरकतें देखकर गुयू तुरंत ही स्माइल करते हैं और वो काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करके जोयान की तरफ उस क्रिस्टल को फेंक देते हैं, जिसे जोयान जल्दी से पकड़ता है।
जिसके बाद गुयू जियोयान को इग्नोर करके वो उस लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन की तरफ देखते हैं और इसके बाद उनकी नज़र उसी ब्लेड के निशान की तरफ पड़ती है। गुयू उस ब्लेड के निशान की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? अब तो इस ब्लेड के ऑरे की पावर भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और आपकी फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो क्या अब आपको बाहर नहीं आना चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि ओल्ड मैं आपको जबरदस्ती बाहर निकाल लूं? गुयू की बात को सुनकर जियोन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गुयू उस लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन से बात कर रहे होते हैं। हालांकि जियोयान को तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो तुरंत ही लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन की तरफ देखता है जिसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है और इसके बाद एक एल्यूजनरी ह्यूमन फिगर लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन से बाहर निकलकर जियोयान और गुयू के सामने अपेयर होती है। जियोयान जैसे उस एल्यूजनरी फिगर को देखता है तो उसे काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि डी कॉन्टिनेंट के रूल्स और पावर ड्यूकी कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से अलग थे। क्योंकि जियोयान को पता था कि डी कॉन्टिनेंट के अंदर जिनकी सोल डाउडी लेवल पर नहीं पहुंची है उनकी सोल कुछ ही टाइम के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन जियोयान के सामने तो ये ह्यूमन फिगर अभी अभी लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन से बाहर निकल कर आई थी। इसका मतलब था कि ये पहले ही कम से कम एलाइट डाउडी लेवल तक पहुंच चुके हैं और ये सोचते ही जियोयान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हालांकि वो एल्यूजनरी ह्यूमन फिगर जियोयान को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, जैसे कि जियोयान वहां पे खड़ा ही ना हो। वो बस चुपचाप सामने गुयू को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जियोयान को भी नहीं पता था कि गुयू की पावर कितनी ज्यादा होगी। हालांकि वो बस अंदाजा ही लगा सकता था कि गुयू की ओरिजिनल पावर शायद ओरिजिन सेक्ट के किसी एल्डर से कम नहीं होगी, मतलब कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन के भी आगे का लेवल होगा। हालांकि जियोयान चुपचाप वहां खड़ा था और कुछ भी नहीं बोलता। तभी गुयू कहते हैं कि आखिरकार आप अंत में बाहर आ ही गए और इसके बाद वो उसे देखकर स्माइल करते हैं। हालांकि ये देखकर वो एल्यूजनरी ह्यूमन फिगर काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि वो गुयू के सामने प्रेशर को फील कर रहा था। हालांकि ये जानबूझकर नहीं था, बल्कि ये एक औरा था जो कि एक पावरफुल पीक एक्सपर्ट लेवल के वॉरियर का था। गुयू जैसे उस एल्यूजनरी फिगर के फेस इंप्रेशन को फील करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आखिरकार क्या है और इसके बाद वो एक ही थॉट के साथ अपने ऑरे को तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके बाद गुयू बिल्कुल ही एक ओल्ड मैन की तरह दिखाई दे रहे थे और आसपास का उतार चढ़ाव भी पूरी तरीके से गायब हो गया था। ये देखकर तो वो एल्यूजनरी ह्यूमन फिगर काफी ज्यादा चौंक जाती है और इसके बाद गुयू को देख रही होती है क्योंकि उसने फील कर लिया था कि गुयू अपनी मर्जी से अपने ऑरे को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ वो नेचुरल एनर्जी और नेचुरल थिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उस एल्यूजनरी फिगर को ये समझ में आ गया था कि गुयू की पावर ऐसी नहीं है जिसका वो कंपैरिजन अपने साथ कर सकता हो। इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ एल्डर गुयू की तरफ देखता है और इसके बाद कहता है, हाँ मैं अपने आप बाहर आया हूँ क्योंकि मैं इतने लंबे समय से जी रहा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि मेरे दिल में मौत से मुझे हमेशा ही डर लगता था। ये सुनकर गुयू स्माइल कर देते हैं और जियोयान के फेस इंप्रेशन को पूरी तरीके से इग्नोर करके कहते हैं, क्या आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए? जिसमें वो एल्यूजनरी फिगर कहता है कि मैं ओल्ड झोउ टोंग हूँ और मैं करते हुए कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो पूछते हैं कि आपके और इस लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन के बीच में क्या रिलेशन है। तभी गुयू की बात को सुनते हुए झोउ टोंग अपने फेस इंप्रेशन को चेंज करते हुए कहता है कि आज नहीं तो कल इस डिवाइन कुलड्रोन के साथ मेरे संबंध या मेरे कनेक्शन को पहले ही काट दिया जाएगा क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही टूट जाएगा। हालांकि आज ये टूटेगा या नहीं ये सब आप पर डिपेंड करता है। गुयू उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक होते हैं और इसके बाद उनके आसपास बोन चिलिंग फ्लेम के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं जो देखकर झोउ टोंग के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसने इससे काफी पावरफुल और डेंजर फील किया था और वो तुरंत ही कहता है, यदि आप मेरे लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन को चाहते हैं तो आपको पहले मेरे साथ कुछ मामलों को सुलझाने में मेरी मदद करनी चाहिए। हालांकि इसमें गुयू कुछ भी नहीं कहते, तभी झोउ टोंग कंटिन्यू रखता है और इसके बाद कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें किसी को मारने में, वरना मैं इस लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान को जोखिम में क्यों ना डालना पड़े। ये सुनकर गुयू गुस्से में कहते हैं, क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? और इसके बाद उनके आसपास तैरने वाले बोन चिलिंग फ्लेम के क्रिस्टल काफी ज्यादा साफ हो जाते हैं और उनका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। झोउ टोंग तभी कहता है कि यह कोई धमकी नहीं है, लेकिन आप इसे धमकी की तरह समझ सकते हैं। हालांकि वो गुयू के अटैक को देखकर काफी ज्यादा डर तो गया था, लेकिन वो अभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता है।
ये देखकर गुयू जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या चाहते हो, क्या तुम मारोगे? गुयू की बात को सुनकर जियोयान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उनके बीच में कभी भी स्पष्ट बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जियोयान सिर्फ एक ही चीज जानता था कि उसे लुओतियन डिवाइन कुलड्रोन चाहिए है, तो उसे इस ओल्ड मैन की हेल्प करनी ही होगी जिसका नाम जुओ टोंग है। इसलिए जियोयान उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस लुओतियन डिवाइन कुलड्रोन को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? जिस पर वो कहता है कि उस इंसान को मारने में मेरी हेल्प करे जिसने लुओतियन डिवाइन कुलड्रोन को इस तरीके से डैमेज किया था। इसके बाद आपका ये लुओतियन डिवाइन कुलड्रोन हो जाएगा। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही समझ गया था कि लुओतियन डिवाइन कुलड्रोन को प्राप्त करने के लिए उसे किसी एक एल्डर को मारना पड़ेगा जो कि कम से कम एडवांस और रीजन किंग लेवल पर होगा। और जियोयान को पता था कि ऐसे एल्डर को मारना तो दूर, जियोयान खुद की मर्जी से ऐसे एल्डर के साथ मिल भी नहीं सकता था। तभी झोउ टोंग जियोयान की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और इसके बाद कहता है, तुम्हें उसे खोजने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी आप उससे मिले तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उससे बदला लेने के लिए। इस शर्त में मैं आपको लुओतियन डिवाइन कुलड्रोन दे सकता हूँ, हालांकि आपको बिजली की शपथ लेनी होगी। तभी अचानक गुयू की आवाज आती है कि मैं देख सकता हूँ कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो झोउ टोंग की तरफ देखते हैं और उनकी पूरी बॉडी से व्हाइट कलर की फ्लेम निकल रही होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और को चारों तरफ रिलीज कर रही होती है। झोउ टोंग जैसे ही उस फ्लेम को देखता है तो उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदसूरत हो जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि ये फ्लेम क्या है। और इसके बाद वो कहता है, बोन चिलिंग फ्लेम, तुम बोन चिलिंग फ्लेम की फ्लेम सोल हो। गुयू को देखते हुए उसे तो काफी बड़ा झटका लगा था। उसे समझ में आ गया था कि जियोयान जो कि एक बांदी क्लास यानी कि हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर था, वो इतना पावरफुल क्यों था, क्योंकि उसके पास एक हेवेनली फ्लेम की स्पिरिट थी। हर कोई जानता था कि जिसके पास हेवेनली फ्लेम जो कि पहले ही स्पिरिट में चेंज हो चुकी है अगर है तो उनकी पावर और उनका टैलेंट काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है और साथ ही साथ बेसा भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। झोउ टोंग को पता था कि अगर जियोयान के पास एक हेवेनली स्पिरिट है, वो भी बोन चिलिंग फ्लेम जो कि हेवेनली रैंकिंग में 11th रैंक पर आती है, ऐसी स्थिति में जियोयान को हेवेनली लाइटिंग भी कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी। इसीलिए जियोयान के लिए इसकी शपथ लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो कहता है, ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात याद रहेगी कि आपको उससे बदला लेना है और इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि उसका नाम फूतू हाओ था। और इसके बाद झोउ टोंग का जो एल्यूजनरी बॉडी होता है वो धीरे से डिस्ट्रॉय होकर यहाँ वहाँ बिखर जाता है। तभी गुयू अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसकी सोल को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है जो कि झोउ टोंग की पूरी सोल को उनके हाथ में अब्सॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद वो जियोयान की तरफ उसे देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जियोयान देख सकता था कि ये सोल एसेंस है जो कि झोउ टोंग की शेष आत्मा को इकट्ठा करके रिफाइन करके बनाया गया था। तभी गुयू कहते हैं कि आप इसे रख सकते हैं क्योंकि ये आपके एंसेस्टर को वापस से रिकवर करने में हेल्प करेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्योर सोल एसेंस है। तो चलिए अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करता हूँ। एक एपिसोड 2 से 3 बजे के बीच में आ जाएगा, वो भी 25 मिनट का होगा जिसमें 3 से 4 चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद एक एपिसोड हमारा रात को आ जाएगा और 3 एपिसोड आएंगे, क्योंकि कल एक एपिसोड नहीं आया था तो उसके बदला एक एपिसोड आना जरूरी है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे और आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिए। ओके बाय।